नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल दुबे। आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में आपके बीच में एक नया विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आज का हमारा विषय है वृषभ लग्न के स्वामी का 12वें भाव में फल। यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि वृषभ का मतलब क्या होता है। वृषभ का मतलब होता है बैल। अब बैल का स्वभाव लेकर के इस लग्न का जातक इस पृथ्वी पर आया है। मित्रों, बैल बहुत ही परिश्रमी होता है, मेहनती होता है और उसका अपना एक टाइम टेबल होता है। समय से भोजन करना, समय से काम करना, समय से सोना, कुछ उसकी आदत होती है। ठीक वही आदत लेकर के कोई भी जातक इस पृथ्वी पर आया है। यह तो वृषभ के विषय में हमने आपको बताया। अब इस वृषभ लग्न का जो मालिक है वह है शुक्रदेव। आपको पता है शुक्रदेव असुरों के गुरु हैं और शुक्रदेव का जो अपना स्वभाव है उस जातक के स्वभाव में जरूर होगा। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि शुक्रदेव की कारक वस्तुएं क्या हैं और शुक्रदेव का स्वभाव क्या है। तो शुक्रदेव के विषय में अगर बात करें तो शुक्रदेव भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस, काम वासना, फैशन डिजाइनिंग, यह सब शुक्रदेव के स्वभाव में शामिल है। जो भी जातक इस पृथ्वी पर इस लग्न में जन्म लेकर आया है, शुक्रदेव का स्वभाव उसमें अवश्य होगा। मित्रों, शुक्रदेव इस पृथ्वी पे प्रेम के कारक हैं, काम वासना के कारक हैं और धन दौलत के कारक हैं। इस पृथ्वी पर जितनी सुंदर वस्तुएं हैं, चाहे वह सुंदर गाड़ी हो, चाहे वह सुंदर बंगला हो, चाहे सुंदर स्त्री हो, चाहे सुंदर वस्त्र हो, चाहे सुंदर भोजन हो, सब पर एक छत्र सूर्यदेव का ही राज है। माफ करिएगा मित्रों, सूर्यदेव नहीं, शुक्रदेव का एक छत्र राज है। कुछ और बात करते हैं शुक्रदेव के विषय में। देखिए, शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी है। मीन राशि में वह उच्च का हो जाता है और कन्या राशि में नीच का हो जाता है। कहने का मतलब है 12वीं राशि में शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं और छठी राशि यानी कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। शुक्र को 27 नक्षत्रों में भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। ग्रहों में बुध और शनि ग्रह इनके मित्र हैं, मित्र नहीं बल्कि अति मित्र हैं, और सूर्य और चंद्र इनके अति शत्रु हैं। बाकी के ग्रह लगभग सम हैं। गोचर में शुक्र एक राशि में लगभग 23 दिन तक रहते हैं। ज्योतिष में धन और लक्ष्मी का कारक ग्रह माना जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ज़रूर समझना है, वृषभ लग्न या तुला लग्न दोनों शुक्रदेव की ही अपनी राशि है। व्यक्ति
कितने भी गरीब घर में क्यों न पैदा हुआ हो, लेकिन जैसे ही कोई जातक वृषभ लग्न या तुला लग्न में उस गरीब घर में अगर पैदा होता है तो धन का आगमन बढ़ जाएगा और उस जातक के माध्यम से वह परिवार अमीर हो जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण बात है उस विषय में आपसे चर्चा करते हैं। देखिए, यह लग्न है। लग्न का मतलब यह जो पहला जहाँ पे मैं हाथ चला रहा हूँ, इस जगह को ध्यान दीजिए, यही पहला भाव है या पहला घर है या फर्स्ट हाउस है। अलग अलग नामों से लोग इसको बोलते हैं, आपको जो समझ में आए। अब कोई भी जातक अगर वृषभ लग्न में पैदा हो रहा है का मतलब ये हुआ कि वह शुक्र देव के देख रेख में पैदा हो रहा है। शुक्र देव की जितनी भी शक्तियां हैं, अच्छाई या बुराई, दोनों लेकर के वह इस पृथ्वी पर आया है। लेकिन शुक्र देव का प्रभाव उस पर कितना अधिक पड़ेगा, कितना वह शुक्र देव से संबंधित लाभ उठाएगा, इसके लिए सबसे पहले इस लग्न का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लग्न का मतलब यहाँ लिखा होता है ल, और पहले भी हमने आपको समझाया है, अभी भी समझाते हैं कि किसी भी घर या किसी भी ग्रह की मजबूती को समझने के लिए हम लोग उसको अंश से मापते हैं। उसमें कितनी शक्ति है या उसमें कितना बल है, यह देखने के लिए हमें अंश देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ देखेंगे वृषभ लग्न 2 नंबर से शुरू होता है। कहने का मतलब है वृषभ लग्न दूसरी राशि है। तो 2 का मतलब है कि यह सम राशि है। अब यह देखना है कि यह लग्न कितना मजबूत है। इसको इस प्रकार से समझिए, अगर यह सम राशि है तो 0 से 6 डिग्री के बीच में अगर आपका लग्न है तो वह मृतक अवस्था में है। कहने का मतलब है ज़्यादा कुछ इस संसार से आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी मृतक अवस्था में अगर व्यक्ति है तो आपको पता है मृतक व्यक्ति की अपनी क्या सोच होती है। वह दूसरे के उठाने से उठता है, दूसरे के बैठाने से बैठता है। कहने का मतलब है वह व्यक्ति पूर्णतः दूसरे व्यक्ति के ऊपर आधारित हो जाएगा। अगर यही लग्न 6 से 12 डिग्री के बीच में हुआ तो यह वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था में भी बहुत अधिक वह लाभ ले नहीं पाएगा। कारण बता रहा हूँ, क्योंकि एक वृद्ध व्यक्ति जो होता है वह जीवन में बहुत कुछ देख लेता है, उसके बाद से बहुत अधिक इच्छा उसकी बचती नहीं है। कहने का मतलब है कि लग्न वृद्धावस्था में भी कहीं न कहीं कमज़ोर होता है, लेकिन मृतक अवस्था की तुलना में ठीक ही होता है। अगला डिग्री जो है वह 12 से 18 है। अगर आपका लग्न 12 से 18 डिग्री के बीच में है तो यह है युवावस्था। सबसे अधिक एनर्जी, सबसे अधिक शक्ति हम में या हमारे शरीर में इसी अवस्था में होती है। तो मित्रों, यह सबसे मजबूत लग्न होगा और शुक्र देव की कृपा इस लग्न के ऊपर पूर्णतः रहेगी। शुक्र देव जिसके कारक हैं वह सब कुछ उस व्यक्ति को मिलेगा। अगला 18 से 24 डिग्री का अगर आपका लग्न है तो यह कुमार अवस्था का है।
कहीं न कहीं यह भी ठीक है, क्योंकि इस समय में व्यक्ति की यह सोच बन जाती है कि मुझे अब कुछ करना है और करने के माध्यम से मुझे अपनी दशा को बदलनी है। तो यह भी कुल मिलाकर के ठीक है। अगला 24 से 30 डिग्री के बीच में अगर आपका लग्न है तो यह बाल्यावस्था का है। बाल्यावस्था का मतलब आपका स्वभाव बालक की तरह से होगा। जैसे बालक कभी नाराज होता है, कभी खुश होता है, अगर उसको बहुत अधिक धन उठा करके दे दिया जाए तो उसमें से वह 10 और 5 रुपए ही लेगा, कहेगा मुझे तो इतने की ही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। कहने का मतलब है वह जो लग्न है वह बालक का स्वरूप लेकर के पैदा होगा। अब यह उम्र व्यक्ति की कैसी भी हो, जो मैंने आपको डिग्री वाइज समझाया, अंश वाइज समझाया, यह लगभग जन्म लेने से लेकर के और मृत्यु तक इस स्वभाव का वह व्यक्ति रहेगा। मित्रों, यह तो मैंने आपको लग्न के विषय में समझाया। अब आपको शुक्र देव के विषय में भी समझना है कि आपके कुंडली में शुक्र देव की डिग्री क्या है। डिग्री समझने से पहले आपको 2 ढंग से समझना पड़ेगा। एक तो अगर शुक्रदेव पहले घर में ही विराजमान हुए तो यह सम राशि है, और अगर शुक्रदेव दूसरे घर में विराजमान हुए तो यह विषम राशि है। दोनों का जो परिणाम है वह बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। इसलिए सम राशि और विषम राशि दोनों को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर शुक्रदेव सम राशि में हुए तो 0 से 6 डिग्री का जो अंश अगर शुक्रदेव का होगा तो वह मृत अवस्था, 6 से 12 डिग्री का वृद्धावस्था, 12 से 18 डिग्री युवावस्था, 18 से 24 डिग्री किशोरावस्था और 24 से 30 डिग्री बाल्यावस्था। कहने का मतलब है कि अगर शुक्रदेव इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर, यहाँ और यहाँ अगर विराजमान होते हैं तो जो मैंने आपको बताया कि यह सम राशि है, शुक्रदेव की डिग्री को इस हिसाब से आपको देखना चाहिए, तो आपको परिणाम के विषय में आसानी से बात समझ में आने लग जाएगी। लेकिन अगर शुक्रदेव विषम राशि में उपस्थित हुए, जैसे इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर, यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो 0 से 6 डिग्री का अगर अंश होगा तो यह बाल अवस्था, 6 से 12 डिग्री किशोर अवस्था, 12 से 18 डिग्री युवावस्था, 18 से 24 डिग्री वृद्धावस्था और 24 से 30 डिग्री आपका मृतक अवस्था होगी। अब यह ज़रूर आपको समझना चाहिए कि अगर बाल अवस्था का ग्रह होगा तो उसमें बचपना होगा, सब कुछ मिलने के बाद भी वह आजीवन बच्चों जैसी हरकत करेगा। अगर किशोरावस्था में हुआ तो यह स्थिति ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि इस समय में व्यक्ति अपने आप को लेकर के सीरियस हो जाता है और उसकी इच्छा होती है जीवन में कुछ करने की। सबसे अच्छी स्थिति किसी भी ग्रह की बनती है तो वह 12 से 18 डिग्री के बीच में बनती है, क्योंकि सबसे अधिक काम व्यक्ति जीवन में इसी समय में करता है। फिर वृद्धावस्था में उतनी मजबूत स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति का स्वभाव लेकर के वह जो जातक है वह जन्म ले रहा है, और अगर मृतक अवस्था में कोई ग्रह है तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाएगा। मित्रों, अब आपसे इस विषय में चर्चा करते हैं कि अगर शुक्रदेव इस लग्न में ही विराजमान हुए, स्थिति मैं आपको समझा ही चुका हूँ
कि ग्रह और लग्न अगर मजबूत हैं तो व्यक्ति बहुत ही सुंदर शरीर वाला, भूमि भवन वाहन सब कुछ से युक्त और विलासी होगा। देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि शुक्र देव विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए किसी भी जातक को कहते हैं। विलासिता का मतलब ये है कि जब आदमी अधिक भोग करेगा किसी भी चीज़ का तो वह रोगी होगा। तो यह बात तो आप पक्का समझिए कि अगर शुक्र देव मजबूत स्थिति में बनते हैं किसी भी जातक की कुंडली में तो सुंदर तो होगा, उसको सब कुछ मिलेगा, भूमि भवन वाहन, अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वह कहीं न कहीं शरीर को रोगी बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि आदमी लग्जीरियस लाइफ जीने का आदी हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको बोलें तो फिल्मी दुनिया के सारे लोग सब शुक्र देव से प्रभावित हैं, सभी सिंगर, वह सभी फैशनी लोग जिनको आप देखते हैं और कहते हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा कपड़ा पहनता है, इसकी गाड़ी कितनी अच्छी है, इसका मकान कितना अच्छा है, यह मान के चलिए आप कि सब कुछ देने का काम शुक्र देव करते हैं, लेकिन रोगी भी बनाते हैं। तो पहले घर में अगर शुक्र देव विराजमान होते हैं तो सुंदर शरीर, सभी सुख सुविधाओं से संपन्न, धनी, समाज में मानी सम्मानित, वह सब कुछ होगा। और सातवीं दृष्टि जब सातवें घर पे पड़ेगी तो सुंदर स्त्री से युक्त भी होगा, क्योंकि शुक्रदेव स्त्री कारक हैं। सुंदरता की अगर बात की जाती है तो स्त्रियों को ही लिया जाता है। तो शुक्रदेव स्त्री कारक हैं, इसलिए उस व्यक्ति की पत्नी बहुत ही सुंदर, सुशील और सब कुछ भोग को करने वाली मिलेगी। अब अगर शुक्रदेव दूसरे घर में विराजमान हुए तो देखिए, दूसरे घर से हम लोग धन दौलत, कुटुंब, बैंक बैलेंस सब कुछ देते हैं। तो शुक्रदेव के जो आराध्य देवी हैं वह लक्ष्मी माता है। लक्ष्मी माता जिसकी आराध्य हों उसको धन दौलत की कहाँ कमी है। मित्रों, दूसरे घर में शुक्रदेव अगर उपस्थित होते हैं और यह बुध का घर है, क्योंकि तीसरी राशि बुध की है, तो व्यक्ति बहुत ही संपन्न, सब कुछ जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं सब कुछ उसके पास होगा, धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन सातवीं दृष्टि जब यहाँ पर डालेंगे आठवें घर पर, तो मित्रों यहाँ पर शुक्रदेव की दृष्टि अगर पड़ती है तो आयु मृत्यु का यह घर भी है, आध्यात्मिकता का भी यह घर है। तो जब आप भोगी विलासी होंगे तो आयु तो आपकी बहुत अधिक नहीं रहेगी। फिल्मी दुनिया के लोगों को देखते हैं आप, भोग विलास में रहते हैं, उनकी आयु कितनी होती है? बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो लंबी आयु में जीते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के यह आप समझिए कि धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन शरीर में अगर रोग की बात की जाएगी तो ऐसा व्यक्ति रोगी जरूर रहेगा। फिर तीसरे घर में अगर शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो तीसरा घर स्वयं का पराक्रम, छोटे भाई बहनों का। और अगर वृषभ लग्न की कुंडली है तो यह चंद्रमा की राशि कर्क राशि आती है। मित्रों, चंद्रमा से उनकी दुश्मनी है, तो यह समझ लीजिए कि आदमी परिश्रमी तो होगा
लेकिन रिश्तों में कुछ न कुछ जो छोटे भाई बहन हैं उनसे खटास रहेगा ही रहेगा। सातवीं दृष्टि से जब वह 10वें घर को देखेंगे तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। मित्रों, अगर शुक्र देव चौथे घर में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति भूमि भवन वाहन के ऊपर अधिक धन खर्च करेगा, और उनकी सातवीं दृष्टि अगर 10वें घर में जाएगी तो व्यक्ति अपने कला के माध्यम से, अपने व्यापार के माध्यम से बहुत अधिक धन कमाएगा। मैंने खर्च और धन दोनों की बात की है, तो जिसके पास धन रहेगा वह खर्च भी जरूर करेगा। अब शुक्रदेव अगर 5वें घर में विराजमान होते हैं तो ये शिक्षा और संतान का घर है। बहुत ही सुंदर संतान पैदा होगी, क्योंकि शुक्रदेव कहीं न कहीं संतान के भी कारक हैं। शिक्षा बहुत ही व्यवस्थित होगी, बहुत पढ़ाई उसकी बहुत अच्छी होगी, और पढ़ाई के माध्यम से वह बहुत कुछ अपने जीवन में कर ले जाएगा। उनकी सातवीं दृष्टि जब लाभ भाव पे पड़ेगी तो यह उनकी उच्च की राशि है। उच्च की राशि पे जब वह नज़र डालेंगे तो जीवन भर आय के नए नए स्रोत बनते रहेंगे। कहने का मतलब है धन दौलत की कोई कमी नहीं रह जाएगी। मित्रों, अगर शुक्रदेव छठे घर में विराजमान होते हैं, मैंने आपको बताया शुक्रदेव विलासिता पूर्ण जीवन जीते हैं, तो जो जातक होगा जब अधिक विलासी होगा तो उसको धन की भी ज़रूरत होगी। अधिक विलासिता होने की वजह से रोग ऋण शत्रु उसके हो सकते हैं। रोग तो कम से कम हो सकते हैं, ऋण और शत्रु के विषय में तो ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ से जब उनकी दृष्टि जाएगी 12वें घर पे तो खर्च होगा। सया सुख भी यहाँ से देखा जाता है। तो कहने का मतलब है व्यक्ति विलासी होगा तो कहीं न कहीं रोगी जरूर होगा, और रोग के माध्यम से उसको जीवन में खर्च भी करना ही पड़ेगा। 7वें घर में आकर के विराजमान होते हैं तो पत्नी का सुख, व्यवसाय का सुख, पार्टनरशिप का सुख, और उनकी दृष्टि जब लग्न पे जाएगी तो पत्नी और पति, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, दोनों को एक दूसरे का सुख मिलेगा। धनी, मानित, सम्मानित, समाज में प्रतिष्ठित सब कुछ वह होगा। मित्रों, अगर यही शुक्रदेव इस स्थान यानी 8वें घर में आकर के विराजमान होते हैं तो यहाँ एक चीज़ और आपको समझाना चाहेंगे। देखिए, बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं और शुक्रदेव दानवों के गुरु हैं। तो यहाँ से हम तंत्र मंत्र भी देखते हैं। यहाँ से हम यह समझेंगे कि व्यक्ति तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाला होगा या तंत्र मंत्र का ज्ञाता होगा। यह शुक्र की डिग्री के ऊपर डिपेंड होता है। ये भी हो सकता है कि व्यक्ति तंत्र मंत्र के माध्यम से, चूँकि यह जब दृष्टि 7वीं जाएगी दूसरे घर पे, तो तंत्र मंत्र के माध्यम से अधिक धन कमाने वाला भी हो सकता है। और आयु यहाँ पर लंबी करेंगे। अगर यही शुक्रदेव 9वें घर में आकर के विराजमान होते हैं तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। व्यक्ति आध्यात्म की तरफ बढ़ेगा और व्यक्ति को पिता द्वारा कमाए गए जो भी धन दौलत है पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, पिता का सुख भी मिलेगा। वहीं जब 7वीं दृष्टि से वह तीसरे घर को देखेंगे तो परिश्रम तो करेगा ही, लेकिन हो सकता है छोटे भाई बहनों से संबंध उसका अच्छा न रहे। मित्रों, अगर यही शुक्रदेव 10वें घर में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो देखिए, 10वां घर हमारा कर्म का घर है, और मैंने बताया कि शुक्रदेव वह ग्रह हैं
जो कि हमें संसार की सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं। तो संसार की सारी सुविधाएं मिलेंगी कैसे? जब व्यक्ति धनी होगा। इस स्थान पर बैठ करके शुक्रदेव व्यक्ति को बहुत बड़ा कलाकार, बहुत बड़ा सिंगर, नेवी में बहुत बड़ा अफसर इत्यादि, या बहुत बड़ा व्यवसायी, छोटा मोटा व्यवसायी नहीं, बहुत बड़ा व्यवसायी बना देंगे। और व्यक्ति इतना धन कमाएगा कि जिसको बोलते हैं लग्जीरियस लाइफ। क्योंकि सातवां घर, यहाँ से जब वो सातवीं दृष्टि डालेगा चौथे घर में, तो भूमि, भवन, वाहन, इन सब का सुख उसको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। शुक्रदेव अगर 11वें घर में विराजमान हो जाए तो लाभ का घर है, जीवन भर उसको लाभ रहेगा। और लाभ तो रहेगा ही, जीवन में आय के नए नए स्रोत खुलते रहेंगे और वह व्यक्ति धन दौलत इकट्ठा करता रहेगा। यहाँ से जब सातवीं दृष्टि 5वें घर पे जाएगा तो शिक्षा, यह हो सकता है शिक्षा के माध्यम से वह ऐसा व्यवसाय करे, ऐसा व्यापार करे, ऐसा अभिनय करे कि जीवन भर उसको आय की कमी न रह जाए। साथ में संतान का भी घर है तो संतान की वह वृद्धि करेंगे। अगर यही शुक्रदेव 12वें घर में आकर के विराजमान हो जाए तो यह इनका कारक घर भी है, क्योंकि सैया सुख यहाँ से देखा जाता है, व्यय यहाँ से देखा जाता है। तो शुक्रदेव व्यय के भी कारक हैं, क्योंकि व्यक्ति जब विलासी होगा, अच्छे वस्तुओं का, अच्छे भोजन का, अच्छे कपड़े का, अच्छे गाड़ी का, अच्छे मकान का शौकीन होगा तो खर्च भी करेगा। तो खर्च भाव जरूर है, यहाँ से सैया सुख भी उसको खूब मिलेगा। और यहाँ से जब वह छठे घर को देखेंगे अपने सातवीं दृष्टि से, तो उसके रोग, ऋण, शत्रु भी हो सकते हैं। रोग मैंने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आदमी विलासी होगा तो अति सर्वत्र वर्जते, बहुत अधिक विलासिता होना भी रोग को निमंत्रण देना है। इस प्रकार से फलादेश उस जातक का बनता है अगर वृषभ लग्न में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों में, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में और भी जहां आप की पहुंच है वहां तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं और इस वीडियो के माध्यम से अधिक लाभ उठाएं, स्वयं भी और दूसरों को लाभान्वित करें। ऐसी मेरी आशा है कि आप यह मेरा जो काम है वह ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। परमात्मा आपका कल्याण करें।